Okay, dear friends, good evening. How are you? Yesterday we have left the topic on Vedic economy. We are supposed to proceed further. But my friends, as earlier I have brought 5 MCQ questions and you people are supposed to solve or find out the answer. But you are brilliant enough to find out the right choice. So let us start now. अब हमको आरंभ करना चाहिए. 2 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में एज इट इज है, बिल्कुल पैरेलल में. द स्टूडेंट्स ऑफ both the mediums are taken care of. Question number first, ऋग्वैदिक काल में कराधान प्रणाली निम्नलिखित कारणों से स्थापित नहीं हुई थी. मतलब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड टैक्सेशन सिस्टम वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर. अब यू आर सपोज टू फाइंड आउट वन ऑफ द फैक्टर्स आउट ऑफ 4. चॉइस है, ऋग्वैदिक लोग अस्थायी जीवन नहीं जी रहे थे. ऋग्वैदिक पीपल आर नॉट लीडिंग अ सेटल लाइफ. बी, लोगों को कर देने की आदत नहीं थी. बी, द पीपल वेर नॉट हैबिचुएटेड टू गिविंग द टैक्स. सी, राजा कर एकत्र करने में असमर्थ था. द किंग वॉज अनेबल टू कलेक्ट द टैक्स. डी, धर्म राजा को कर एकत्र करने की अनुमति नहीं देता था. द रिलीजन डिडंट परमिट द किंग टू कलेक्ट द टैक्स. ओके, मूव ऑन. वेबसाइट इज नॉट फंक्शनिंग मिस्टर अंकुर. ओके, तो माय फ्रेंड्स, यू हैव टेकन द वेरी राइट चॉइस. और ये आपकी समझदारी को बताता है कि आप समझदार हो रहे हो. आपने चॉइस नंबर ए चुना. दैट वाज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नॉट अ फैक्चुअल और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन. यू हैव चोजन द राइट आंसर, चॉइस नंबर ए. गुड. क्वेश्चन नंबर 2, एसर्शन एंड रीजनिंग. और एसर्शन रीजनिंग के चॉइसेस आप देख लीजिए. ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एंड बी, ए एंड आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है. बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए सत्य इज लेकिन आर असत्य है. ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स. एंड ए असत्य है लेकिन आर सत्य है. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू यानी करेक्ट. तो असर्शन है कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था. ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड कैटल ब्रीडिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन. रीजनिंग, ऋग्वैदिक आर्य कृषि से परिचित नहीं थे. ऋग्वैदिक आर्यंस वेर नॉट फैमिलियर विद एग्रीकल्चर. अब दीज आर द चॉइसेस, यू पीपल हैव टू मेक अ रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. मैक्सिमम सी है. चॉइस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. यस, सी. क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर मेरू शिलालेख निम्नलिखित में से किस चोल राजा से संबंधित था. उत्तरा मेरू इंस्क्रिप्शन वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चोलन किंग्स. चॉइस है राज प्रथम, राजा फर्स्ट. बी, परांतक प्रथम, परांतका फर्स्ट. सी, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट. एंड डी, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंगा फर्स्ट. मैक्सिमम बी. यस, परांतक फर्स्ट. यस, करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामंतीकरण से जुड़ी हुई थी. Which of the following features were associated with feudalization? Point 1, एक पदानुक्रमित संरचना. 1, a hierarchical structure. 2, मध्यस्थों की उपस्थिति. 2, the presence of intermediaries. Point 3, किसानों का शोषण. 3rd, exploitation of peasantry. Point 4, मुद्रा का व्यापक लेन देन. 4, wide exchange of money. अब ये 4 चॉइस है आपके पास. ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अगर करेक्ट कर दीजिए तो मेरी तरफ से आपकी काफी वाहवाही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो चॉइस ए आप देख रहे हो 1, 2 and 4. बी, ओनली 1. सी, 1, 2 and 3. एंड डी, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. So you are having the 4 choices and now you have to find out the correct answer. Mixed responsive but maximum C है. Maximum? C. Yes. Choice C is the correct answer. C is the correct answer. अब now you people have been enlightened. मतलब इस बात को आपने कोरिलेट कर लिया कि फ्यूडल इकोनॉमी में मुद्राओं की लेन देन कम हो जाती है, न कि मुद्राओं की लेन देन बढ़ती है. ये आपने समझ लिया. इन ए फ्यूडल इकोनॉमी द मनी एक्सचेंज इज गोइंग टू बी लिमिटेड एंड द मनी वॉज हैविंग वेरी लिमिटेड रोल, द मॉनेटरी रिलेशन. सो रियली you can say done a wonderful job after selecting the right choice. Choice number C is the correct answer. Very good. Question number 5, भूमि अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. Point 1, भूमि अनुदान का प्रारंभ सबसे पहले शातवाहन काल में हुआ. The practice of land grants started during the शातवाहना period. 2, सातवाहन राजा ने अनुदान प्राप्तकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकार हस्तांतरित करना शुरू कर दिया. सातवाहना किंग started to transfer of administrative rights to grantee. To grantee मतलब अनुदान प्राप्त करता. To the grantee. Yes.
अब चूज द करेक्ट आंसर है चॉइस ए 1 ओनली, ए ओनली, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 and D neither 1 or not 2. Maximum A. A. Yes. Yes, good. My friends, commendable performance you people have done. 5 out of 5 questions. You have done 5 out of 5. और ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस भी थे. इसका मतलब तो मैं कंफर्म हूं. मैंने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा क्लास कम्युनिकेटिव हो, और हमने बहुत हद तक इसको कम्युनिकेटिव बनाने की कोशिश की. मैं आप लोगों को विजुअलाइज कर रहा हूं, देख पा रहा हूं, और क्वेश्चंस के माध्यम से आपके रिस्पॉन्स को भी समझ पा रहा हूं. तो अभी चूंकि मैं मेंस का क्वेश्चन नहीं डाल रहा, चूंकि मेरा मेंस का पार्ट नहीं है. जब मैं कल्चर पढ़ाऊंगा तो फिर मेंस का क्वेश्चन भी डालूंगा और मेंस का क्वेश्चन भी करूंगा. तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर नाउ आई एम कंफर्म दैट यू आर गोइंग टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर. तो ये बहुत खुशी की बात है. तो कल हमने जहां समाप्त किया था वहीं से शुरू कर रहा हूं. देखो, इकोनॉमी में हमने कल आपको ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक इकोनॉमी, और जो मैंने फार्मूला बताया उसको आप उस फार्मूला को ध्यान रखना. चेंज हम लोगों को कवर करना है, और चेंज में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में लिंक बनाना है. अगर लिंक बन गया फिर तो अपना कमांड है, और उसके बाद आप फैक्ट्स को थोड़ा बढ़ा सकते हो आगे. लेकिन अगर आप बिना लिंक किए हुए तथ्यों को संचित करने की कोशिश करोगे तो फिर वही समस्या बनी रह जाएगी जो समस्या से आपने शुरू में फेस किया है. मतलब यू विल फॉलन इनटू द सेम कंडीशन as at the time of starting your course you have faced the problem. The same problem would be repeated if you are not going to make a link between the topic and topic. तो चलिए, मैंने आपको वैदिक इकोनॉमी के बारे में बताया. अब इकोनॉमी ड्यूरिंग बुद्धा एज बता रहे हैं. सर पायल पूछ रहे हैं ऊपरी क्या होता है? ऊपरी का पायल, अब मैंने आपको बताया था ऊपरी पायल कि जो भुक्ति है, जैसे गुप्ता पीरियड के ऑफिसर के बारे में मैंने बताया था कि जैसे मौर्य में प्रांत है तो गुप्ता में प्रांत है. तो मौर्य में प्रांत के जो ऑफिसर थे उनको कुमार या आर्यपुत्र बोलते थे, और गुप्त काल में जो प्रोविंशियल ऑफिसर थे उस प्रोविंशियल ऑफिसर के लिए एक अलग नाम आता था, और वह नाम क्या था? वो नाम था उपरिक अथवा उपरिक महाराज. सो ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड उपरिक वॉज अ प्रोविंशियल ऑफिसर. इकोनॉमी ड्यूरिंग बुद्धा एज. अब देखो, सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, कृषि. कृषि में क्या देख रहे हो? तो कृषि में सबसे पहला परिवर्तन देख रहे हो कि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन मिडल गंगेटिक बेसिन. मतलब एक्सपेंशन इन मिडल गंगेटिक बेसिन. मतलब कि मध्य गंगा घाटी में कृषि का प्रसार हुआ. कहां हुआ? मध्य गंगा घाटी. अब यह ऊपरी गंगा घाटी की तुलना में या गंगा यमुना के ऊपरी द्वाब की तुलना में अधिक उपजाऊ थी. अगर गंगा यमुना का ऊपरी द्वाब गेहूं उत्पादक था तो मध्य द्वाब चावल उत्पादक था. मतलब कि अगर ऊपरी द्वाब गेहूं उत्पादक था तो मध्य गंगा घाटी राइस प्रोड्यूसर था. इट वॉज द राइस प्रोड्यूसर. तो जो उस समय व्हीट की तुलना में जो राइस है, गेहूं की तुलना में जो चावल है, उसका प्रोडक्शन 2.5 गुना अधिक होता था, तो ज्यादा लोगों को खिला सकता था. दूसरी बात क्या हुई कि चूंकि आप अगर वर्षा की मात्रा देखते हो तो अपर गंगेटिक बेसिन की तुलना में जो मध्य गंगा घाटी है, अब गंगा यमुना के जो ऊपरी द्वाब है उसके कंपैरिजन में जो मध्य गंगा घाटी है वहां पर एग्रीकल्चर, चूंकि उसका सॉइल क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन वहां वर्षा की मात्रा अधिक होने से ड्यू टू द लार्जर रेनफॉल एंड द लार्जर क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल यू कैन एक्सपेक्ट देयर द डिफॉरेस्टेशन. वहां पर जो जंगल थी वो जंगल ज्यादा घने थे. तो इन ऑर्डर टू क्लियर द फॉरेस्ट यू नीडेड द आयरन इंप्लीमेंट्स. क्योंकि आपको जंगल को साफ करने के लिए लोहे के टूल्स चाहिए थे, और उसके लिए जैसे लोहे का हल्का फाल लोहे का बना होना चाहिए था, पहले लकड़ी का था. फिर फावड़ा ऐसा होना चाहिए था लोहे का जिसमें डंडा लकड़ी का हो, उसका जो अग्रभाग हो, उसका जो हेड हो वो लोहे का हो, आयरन मेड हो, ताकि आप अच्छे से खुदाई कर सके भूमि का. जंगलों की कटाई के लिए यू नीडेड आयरन एक्स. तो इन सब के प्रयोग होने से क्या हुआ कि जंगलों की सफाई हुई और बड़ी डीप कल्टीवेशन हुआ. फिर एक बात क्या है कि राइस का प्रोडक्शन तो पहले भी होता था, लेकिन पहले जो राइस के प्लांट नहीं लगाए जाते थे, बल्कि उसको सीड्स को छींट दिया और देन यू कैन से द प्लांट्स आर कमिंग आउट एंड देन द प्रोडक्शन स्टार्टेड एज यूजुअल.
तो इसमें क्या था कि प्रोडक्शन कम होता था। तो अब क्या उन्होंने किया कि अब प्लांटेशन ऑफ पैडी का सिस्टम आ गया। मतलब पहले उसको आप सीड्स को छींट दीजिए, बीज को छींट दीजिए, और जब पौधे उगा तो पौधे को उखाड़ कर फिर दोबारा उसको प्लांट किया जाता था। तो उससे क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। तो अब प्रोडक्शन बढ़ा तो अच्छा ये हो रहा है। दूसरी बात क्या हुई कि अब जैसे आप एग्रीकल्चर, आप ज्यादा डीप एग्रीकल्चर करते हो, आप बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो आपको लेबर फोर्स की भी ज्यादा जरूरत होगी। तो वैदिक काल तक क्या होता कि एग्रीकल्चर लेबर हायर नहीं किया जाता था, बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स मिलकर एग्रीकल्चर को कैरी करते थे। और जब आप इस पीरियड में आते हो तो इस पीरियड में पहली बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब दासों को, कर्मकारों को, जो स्लेव्स थे, जो वर्कर्स थे, दे वर इन्वॉल्व इनटू कल्टीवेशन। तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। और उस समय क्या होता था कि जैसे प्रोडक्शन, अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, कृषि का उत्पादन बढ़ा, तो कृषि का उत्पादन बढ़ने से खाद्यान्न की जरूरत पूरी होती थी। मतलब ग्रोथ इन प्रोडक्शन वाज गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेन्स। और अगर खाद्यान्न की जरूरत पूरी होती थी तो जनसंख्या बढ़ती थी, वाज ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो जो सरप्लस जो एग्रीकल्चर में आया, सरप्लस, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। यानी अतिरिक्त उत्पादन जो आया, उस अतिरिक्त उत्पादन से ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ग्रोथ इन पॉपुलेशन मतलब इससे आपका जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो जाहिर है ग्रोथ इन पॉपुलेशन होगा। फिर डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि अलग अलग धीरे धीरे काम का डिवीजन हुआ। अब कृषि की वृद्धि हुई तो शिल्पों का विकास हुआ, शिल्प यानी क्राफ्ट्स, शिल्प क्राफ्ट्स का विकास हुआ। आपको बौद्ध ग्रंथ में 18 प्रकार के क्राफ्ट्स मिलते हैं। दूसरा, क्राफ्ट के साथ ट्रेड का विकास हुआ, व्यापार। तो व्यापार में आप देखोगे कि इस काल में व्यापार में बहुत सारे व्यापारिक मार्गों की चर्चा मिलती है। जैसे एक मार्ग था जो उत्तर पश्चिम में, काश मैं आज आपको मैप ला पाता, खैर चलिए कल मैं मैप ला के दिखा दूंगा कि जो नॉर्थ वेस्ट में एक इंडिया का मैप, इसमें कहीं भी है क्या? अब जैसे ओके, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द मैप। जैसे देखिए अब क्या है कि यही यहां जैसे हरिद्वार से लेकर आप इलाहाबाद तक आते हो तो ऊपरी गंगा द्वार है। अब यही है मिडल गंगेटिक बेसिन जो बिहार के भागलपुर तक, ऊपरी गंगा द्वार है। अब यही है मिडल गंगेटिक बेसिन जो बिहार के भागलपुर तक है। यही काफी उपजाऊ है और यही प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैंने बताया कि अब इसमें आपको मैंने 2-3 चीज पहले बताई थी। मैंने बताया कि देखिए यह जो आप देख रहे हो ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, व्यापार का। तो व्यापार का डेवलपमेंट हुआ, शिल्प का विकास हुआ, तो व्यापार का विकास हुआ। और व्यापार में आप एक रूट के बारे में यहां देखते हो। जैसे रूट क्या है कि ये जो आप यहां पर आ रहे हो, ये हुआ, जैसे आप इसको देखो, ये है श्रावस्ती, ये है बनारस, और ये है पाटलिपुत्र। और यहां से आप जाओगे तो ये जो जगह है यह है तक्षशिला। तो तक्षशिला में एक शिक्षण संस्थान था जिसकी चर्चा आगे होगी, दरवाजा एजुकेशनल सेंटर। तो वहीं से आगे चंद्रगुप्त को भी शिक्षा मिली है, वहीं से चाणक्य को भी शिक्षा मिली है, अगले काल में मौर्य पीरियड में कहोगे। लेकिन इस काल में जिसको तुम बुद्धा काल कहते हो, उसमें बिंबिसार का एक दरबारी वैद्य है, राज्य वैद्य, उसका नाम सुना होगा आपने, जीवक। जीवक उसका वैद्य है। तो जीवक ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। ही गॉट एजुकेशन हियर एंड देन जीवक स्टार्टेड फ्रॉम दिस तक्षशिला एंड ही वेंट टू पाटलिपुत्र। So in Jivak's story, that is called Jivak Katha. So in his Jivak Katha, he has mentioned about this travel from Takshila to पाटलिपुत्र। तो इससे विद्वान ये मानते हैं कि जीवक ने अपनी कथा में तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक आने का जिक्र किया है। इसका मतलब है कि तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक एक व्यापारिक मार्ग बन चुका था और वो व्यापारिक मार्ग के बीच कनेक्टिविटी थी। तो इससे ट्रेड का डेवलपमेंट हो रहा था। फिर बहुत सारे जो आप देखते हो बुद्धिस्ट और जैना मॉन्क्स इसी समय ट्रेवल कर रहे थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में धर्म का प्रसार कर रहे थे। तो जिस रास्ते से बौद्ध भिक्षु जाते थे उसी रास्ते से व्यापारी जाते थे। तो व्यापार का काफी डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब देखो दोनों चीजें हुई, ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ और तो मनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। मनी इकोनॉमी, मुद्रा। वैसे देखिए आपने तो पहले भी वैदिक पीरियड में मुद्रा के बारे में सुना, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, निश, शतमान, फिर कृष्णल। लेकिन दे वर नॉट रेगुलर कॉइन्स, दे वर नॉट फॉर्मल कॉइन्स, दे वर इरेगुलर कॉइन्स। और द फर्स्ट रेगुलर कॉइन्स वेर द पंचमार्ट कॉइन्स। जब मुद्रा की बात होगी तो आप देखोगे यहां पर कौन सी मुद्रा होगी, ये कहलाएगी आहत मुद्रा। इसका नाम होगा आहत मुद्रा। पहला मुद्रा है आहत मुद्रा, जो इसी पीरियड में बुद्धा काल में लगभग 5 सदी ईसा पूर्व में आहत मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। दैट इज कॉल्ड पंचमार्ट कॉइन्स। इन इंग्लिश दैट इज नोन एज पंचमार्ट कॉइन्स। अब ये पंचमार्ट कॉइन्स किस चीज के बने हैं? तो मुख्य रूप से चांदी के, मेनली सिल्वर एंड इवन कॉपर। तो 3 तरह के कॉइन्स बने हैं, ध्यान करना।
सिल्वर के, चांदी के, कॉपर, तांबा के और सिल्वर कॉपर मिक्स्ड, 3 टाइप्स हो गए। और इनको पंच मार्क इसलिए कहा जाता था, आहत सिक्का, कि इसके ऊपर चिन्ह दिया जाता था, पेड़ पौधे का चित्र, चंद्रमा का चित्र, तो उनका चित्र उकेरा जाता था, तो उसको कहा गया पंच मार्क कॉइन्स। तो सिल्वर कॉपर 2 एंड सिल्वर कॉपर मिक्स 3, यही सिक्के थे। और सबसे पहले नियमित सिक्के लगभग 5th सेंचुरी बीसी में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसका प्रचलन आर्य शर्मा बोलते हैं शुरू हुआ। अब इसके बाद मुद्रा अर्थव्यवस्था का इतने सारे विकास हुए, तो इन सारे विकास का परिणाम था नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसी को कहते हैं द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन, इतिहास में यही शुरू हुआ है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता में आपने पहला नगरीकरण देखा, और अब आपने दूसरा नगरीकरण देखा, दैट इज कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन। दैट इज कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन, मतलब द्वितीय नगरीकरण। इतिहास का यह दूसरा नगरीकरण है। और इस नगरीकरण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये आप देख रहे हो जैसे नगर है, तो माना जाता है कि गंगा घाटी में ही, यानी उत्तर भारत में लगभग 60 नगरों का जिक्र हुआ है। और मैंने आपको बताया हुआ था, याद होगा, कि यही समय है, दिस वाज द पीरियड कि अलेक्जेंडर इन्वेडेड। तो नॉर्थ वेस्ट में जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है, तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा कि यहां पर आपको नॉर्थ वेस्ट में अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद यहां मतलब करीब 5000 नगरों की चर्चा अलेक्जेंडर का हिस्टोरियंस करता है। मैंने अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियन मेंशन्ड अबाउट 5000 टाउन्स व्हिच वाज सिंपली एग्जेजरेशन, दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मतलब जैसे अलेक्जेंडर के साथ जो सिकंदर के साथ जो उसका हिस्टोरियन आता है, मैंने आपको बताया था, याद होगा, अरिस्टोबुलस है, नियरकस है, एनासिक्टिटिस है, तो ये सब उसके साथ कुछ आए हुए उसके साथ ही हिस्टोरियन है। कर्टियस है, तो वो सब मेंशन करता है। तो उसी में अरिस्टोबुलस है, वही मेंशन करता है कि 9 स्टेट्स, 9 राज्य के अलावा सिकंदर ने 5000 नगरों को जीता। अभी तो बहुत बड़ी संख्या है, तो इम्पॉसिबल है, तो एक एग्जेजरेशन है। लेकिन तक्षशिला की खुदाई हुई है, तो वो कम से कम नगरीय संरचना है। तो ये नगर का विकास उत्तर भारत में इस समय देखा गया, और इसको कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। सो दैट इज नोन एज द्वितीय नगरीकरण और सेकेंड अर्बनाइजेशन। ओके, सो दिस इज द पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। अब बुद्धा काल में इतना ही। हाँ, इसमें एक बात और भी है, 6 महानगर है। ये तो आपको नॉर्थ इंडिया में टोटल 60 नगरों का जिक्र हुआ है, उन 60 नगरों में 6 महानगर है, 6 सिटीज है, 6 महानगर। तो ये हुआ आपका बुद्धा पीरियड। बुद्धा पीरियड में इतना ही। अब बढ़ जाते हैं आगे, मौर्य, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यन इकोनॉमी। देखो, अब मौर्य, मैंने तो मैटर में दे ही रखा है। अगर मौर्यन इकोनॉमी समझने के लिए कोई आपको सिंपल फार्मूला पूछे, तो मौर्यन इकोनॉमी समझने के लिए आपको सिंपल फार्मूला बता देना है। व्हाट इज द सिंपल फार्मूला? दैट इज कि द्वितीय नगरीकरण प्लस राज्य की भूमिका, मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन प्लस राज्य की भूमिका, मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन सॉरी सेकेंड अर्बनाइजेशन प्लस रूल ऑफ द स्टेट, मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन प्लस रूल ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग करोगे तो फिर आता है द्वितीय, तब आता है मौर्य पीरियड। क्योंकि बुद्धा काल में सेकेंड अर्बनाइजेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, और फिर इसमें स्टेट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब 1 बाय 1 मैं दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले देखो कृषि, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर निजी क्षेत्र में भी है, राज्य के क्षेत्र में भी है। तो कृषि के क्षेत्र में आपको एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी, कृषि उत्पादन में राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स इन एग्रीकल्चर। स्टेट इन एग्रीकल्चर, participation of a state in agriculture. You are just observing
पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन एग्रीकल्चर, कृषि में राज्य की भूमिका, तो मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जब आप कृषि में राज्य की भूमिका की बात करते हो तो एक राज्य के द्वारा खुद भूमि को आबाद किया जाता था। स्टेट वॉज पार्टिसिपेटिंग इन कल्टिवेशन, और जो राज्य की भूमि होती थी उसको ध्यान रखना, उसको बोलते थे सीता भूमि। जो राज्य का अपना लैंड होता था उसको सीता लैंड बोलते थे। और जानते हो, ये एक अधिकारी के अधीन ये सीता लैंड काम करता था। उस अधिकारी का नाम था सीताध्यक्ष, उस अधिकारी का नाम था सीताध्यक्षा। ही वॉज कैरिंग कल्टिवेशन, सीताध्यक्षा वॉज कैरिंग कल्टिवेशन। और जानते हो, मौर्य काल में एग्रीकल्चर में एक और महत्वपूर्ण बात थी। जैसे उस समय जो युद्ध बंदी होते थे, जो प्रिजनर्स होते थे, प्रिजनर्स, तो युद्ध बंदियों को, दासों को और शूद्रों को खेती में लगाया गया। सो वॉर कैप्टिव्स, स्लेव्स एंड शूद्रास वेयर इन्वॉल्व इनटू कल्टीवेशन। तो यह भी यहां पर राज्य की तरफ से। दूसरी बात है कि राज्य की ओर से सिंचाई के लिए भी, इरिगेशन, राज्य इरिगेशन के विकास के लिए काम करता था। और राज्य के द्वारा इरिगेशन के विकास के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग इरिगेशन। तो यहां पर आपको सूचना मिलती है कि एक तो अब ध्यान रखना, गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र है, तो काठियावाड़ क्षेत्र में एक सुदर्शन झील बनाई गई, दैट वाज कॉल्ड अ लेक, दैट वाज कॉल्ड अ लेक। तो जो सुदर्शन झील है, सुदर्शना लेक, सो सुदर्शना लेक वाज बिल्ट बाय whom? An officer under चंद्रगुप्त मौर्य whose name was पुष्यगुप्ता। मतलब सुदर्शन झील को बनवाने का श्रेय एक पुष्यगुप्त नामक, बनाने का श्रेय एक पुष्यगुप्त नामक अधिकारी का है। एंड हु वाज दैट पुष्यगुप्ता? यू नो, ही वाज एन ऑफिसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का ऑफिसर था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। ध्यान कर लीजिए। तो ये आपको सूचना मिलती है, सिंचाई के विकास के लिए भी काम हुआ। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, क्योंकि कौटिल्य इसी का लार्जर पार्ट ऑफ अर्थशास्त्र इसी काल में लिखा गया है, इसी काल में कंपाइल किया गया, लिखा तो बाद में गया है। तो इसमें से सूचना मिलती है कि राज्य की ओर से एक सिंचाई कर लगाया जाता था, इरिगेशन टैक्स, व्हिच वाज द 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब देखिए शिल्प, क्राफ्ट। दूसरा है शिल्प अथवा क्राफ्ट। अब देखो, पूरी इकोनॉमी में राज्य का पार्टिसिपेशन है। राज्य की इतनी बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी है, मैंने प्रशासन में आपको बताया, तो अब क्राफ्ट है, राज्य भी क्राफ्ट प्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। और कुछ खास क्राफ्ट्स पर स्टेट मोनोपोली ओवर सर्टेन क्राफ्ट्स, स्टेट मोनोपोली ओवर सर्टेन क्राफ्ट्स। देखो, कुछ ऐसे शिल्प हैं जिन पर राज्य का, शिल्पों पर राज्य का एकाधिकार। अब राज्य का एकाधिकार किन किन शिल्पों पर है? तो राज्य का एकाधिकार है जहाज निर्माण पर, हथियारों के निर्माण पर, लोहे जैसे शिल्प पर राज्य का एकाधिकार है। और जो खनन है, माइनिंग है, दैट वाज अंडर द स्टेट कंट्रोल, खनन, माइनिंग। एंड हु वाज एन ऑफिसर दैट रेगुलेटेड माइनिंग? दैट वाज लोहाध्यक्षा। उस ऑफिसर का नाम है लोहाध्यक्षा। जो चारागाह है उसके लिए भी एक अधिकारी राज्य ने नियुक्त कर रखी है, और नियुक्त कर रखा है, और उसका नाम है कुप्याध्यक्ष। जो चारागाह का अधिकारी, उसका नाम है कुप्याध्यक्ष। और चारागाह का अधिकारी का नाम विविताध्यक्ष चारागाह का। उसी प्रकार से जंगलों का जो प्रधान है अधिकारी, उसका नाम है कुप्याध्यक्ष। खनन क्षेत्र का प्रधान लोहाध्यक्ष। तो उसी प्रकार से पूरे व्यापार को एक ऑफिसर रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है पन्याध्यक्ष, जो कल मैंने आपको दिया था। अब शिल्प पर राज्य का एक अधिकार है। और व्यापार में भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, व्यापार जो ट्रेड है, यू विल सरप्राइज टू नो दैट इवन स्टेट यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ट्रेड। राज्य भी व्यापार में हिस्सा लेता है, और राज्य की अपनी निजी वस्तुएं होती है जो ट्रेड में आती है, और जो राज्य की वस्तुएं आती है उसका नाम है राज्य पन्या। मतलब स्टेट पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड एंड स्टेट प्रोडक्ट्स which was state products, or you can say the products of the state which were in circulation in trade, that was, those products were known as राजपन्या, that was called राजपन्या, उसको राजपन्य बोलते थे। तो ट्रेड में राज्य का एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था, और एक पन्याध्यक्ष नामक ऑफिसर था, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके बाद आता है, अब देखो टैक्सेशन भी मौर्य काल में टैक्सेशन ज्यादा है। जैसे कुल प्रोडक्शन का जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट का 10% है एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, और उत्पाद शुल्क का 10% है चुंगी,
यानी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसका 10% है उत्पाद शुल्क, और उत्पाद शुल्क का 10% है चुंगी, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। और मैं एक बात बताऊं कि इस समय मनी इकोनॉमी या मुद्रा है वही आहत मुद्रा है। आहत मुद्रा जो पीछे आपने देखा है शुरू हुआ है, तो मौर्य काल में भी वही आहत मुद्रा है, पंच मार्क कॉइन्स है। वैसे ये अगर देखो, जब हम इतिहास में चलते हैं तो दो तरह के हमारे पास साक्ष्य होते हैं। इतिहास में एक तरह का साक्ष्य होता है, उसको कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो आप खुदाई करते हो तो वहां जो मुद्राएं आपको मिलती है उसको आप कहते हो आहत मुद्रा, दैट वाज द पंच मार्क कॉइन्स। और अगर उस समय के साहित्य में पढ़ते हो तो लिटरेचर का बेसिस या मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का ज्ञान आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो कौटिल्य ने अपने साहित्य में, मैं आपको बताऊं कि मौर्यकालीन जिन सिक्कों की चर्चा की है वो सिक्के का नाम है पन, माने ही टॉक्स अबाउट अ कॉइन पना। मौर्य काल में कौटिल्य जिन सिक्कों की बात करता है उसका नाम है पण, यानी पना, और यह चांदी का, सिल्वर का होता था। और अगर हम आहत मुद्रा की बात करें, पंच मार्क कॉइन्स, उसमें ज्यादा मुद्राएं सिल्वर का होता था, कुछ कॉपर का होता था और कुछ कॉपर सिल्वर मिक्स्ड होता था। तो यही स्थिति है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि एक बात आप और भी ध्यान रखिएगा, जो आहत मुद्रा है, जो पंच मार्क कॉइन्स है, वह पंच मार्क कॉइन्स राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा नहीं जारी किया जाता था, वह व्यापारिक निगमों के द्वारा जारी किया जाता था। इट वॉज द ट्रेड गिल्ड्स which used to issue these coins. These coins were issued by the state, not by the state, but by the you can say merchant guild, or you can say merchants corporation. तो यह व्यापारिक निगम के द्वारा जारी किया जाता था, राज्य के द्वारा नहीं, ध्यान रखना है। तो ये हो गई मुद्रा। अब मुद्रा के बाद तब आप देखते हो नगरीय अर्थव्यवस्था, नगरीकरण। नगरीकरण तो देखो, पहले भी आप अर्बनाइजेशन देख ही चुके हो, यू ऑलरेडी नो अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के बारे में आप जानते ही हो कि उस काल में अर्बन अर्थव्यवस्था का कितना विकास हुआ है। अर्बन, क्योंकि मौर्य काल में, आपने बुद्ध काल में आपने देखा है कि बुद्ध काल में ऑलरेडी सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो इसमें स्टेट डायरेक्टली इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही है। तो स्टेट अगर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है तो स्टेट पार्टिसिपेशन के कारण और भी ज्यादा अर्थव्यवस्था की तरक्की हो रही है, और इस कारण से नगरीकरण और भी बढ़ रहा है। तो अशोक के अभिलेख में यू विल कम टू नो कि अशोक के अभिलेख में 7 नगरों की चर्चा है। मैं आपको आगे अशोक के अभिलेख की बात करूंगा। अशोक के अभिलेख में 7 नगरों की चर्चा है। 7 towns have been mentioned. 7 towns have been mentioned in Ashokan inscription. 7 towns. और एक जो 8वां टाउन है, 8वां टाउन, वो 8वां टाउन की चर्चा कौन करता है? तो मेगास्थनीज करता है। आठवां टाउन की चर्चा कौन कर रहा है? तो 8वां टाउन की चर्चा कर रहा है मेगास्थनीज। मतलब 7 टाउन्स ऑलरेडी मेंशन्ड है और 8वें टाउन की चर्चा मेगास्थनीज कर रहा है। चलिए, एक चीज में मुझे दिखाना है। एक व्यापारिक मार्ग मौर्य काल में उत्तरापथ का विकास हुआ। उत्तरापथ कहां से शुरू होता था? देखो, ये जगह आप देख रहे हो, यह है पेशावर। मानचित्र में मैं इधर दिखाता हूं। देखो, ये जगह आप देख रहे हो, ये जगह है पेशावर। तो पेशावर से रोड आया तक्षशिला, तक्षशिला से क्रॉस किया लाहौर, लाहौर से सियालकोट क्रॉस किया और चला आया मथुरा। मथुरा, तो ये रोड पहुंच गया मथुरा, और मथुरा से मैं आपको बताता हूं, ये रोड मथुरा पहुंचा। और ये जो जगह आप देख रहे हो, ये जगह, यह है श्रावस्ती, यह है बनारस, यह है पाटलिपुत्र, और यह है बंगाल का बंदरगाह, इसको कहते हैं ताम्रलिप्ति। तो ये जो रोड आ रहा है वो मथुरा से ऐसे यमुना क्रॉस किया, गंगा क्रॉस किया और श्रावस्ती को टच किया। श्रावस्ती से ये आ गया बनारस, बनारस से आ गया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से यही ताम्रलिप्ति है। देखो, बंगाल का बंदरगाह, तो बंगाल के ताम्रलिप्ति से जुड़ गया। अब देख लो, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। पेशावर है, पेशावर से टच किया तक्षशिला, तक्षशिला से लाहौर टच करते हुए सियालकोट, वहां से मथुरा टच कर दिया, और मथुरा से क्रॉस किया यमुना, और फिर गंगेज क्रॉस किया। आफ्टर क्रॉसिंग गंगेज, देन इट टच्ड श्रावस्ती, देन मूव टू बनारस, फ्रॉम बनारस टू पाटलिपुत्र, एंड फाइनली टू ताम्रलिप्ति। बंगाल का जो पोर्ट है उसका नाम है ताम्रलिप्ति, तो पहुंच गया ताम्रलिप्ति। ओके, अब देखिए, यही एंड नहीं हुआ है, और भी देखिए।
मथुरा से एक रूट आ गया। ये जगह जो तुम देख रहे हो चंबल नदी के किनारे, यही चंबल नदी के किनारे एक जगह है, इसका नाम है उज्जैन। देखो चंबल नदी के किनारे जगह है उज्जैन। तो ये मथुरा से यहां टच कर दिया उज्जैन को, और उज्जैन से ये गुजरात का पोर्ट है, बहुत एंशिएंट टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको कहते हैं भरूच। तो उज्जैन से आ गया भरूच। अब देखिए रास्ता कैसे जुड़ गया, कितना क्लियर हो गया। पेशावर, तक्षशिला, लाहौर से सियालकोट, मथुरा, और मथुरा से एक रूट आ गया उज्जैन, उज्जैन से भरूच, और इधर मथुरा से दूसरा रूट चला गया यमुना और गंगा क्रॉस करके श्रावस्ती, बनारस, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह डायरेक्ट यहां भरूच से भी जुड़ गया, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह डायरेक्ट तक्षशिला और बनारस से भी जुड़ गया। ये पूरा का पूरा जो मार्ग है इसका नाम था उत्तरापथ। उत्तरापथ इस मार्ग का नाम था। और उत्तरापथ मार्ग का जिक्र मेगास्थनीज ने भी किया है इंडिका में। मेगास्थनीज हैज मेंशन अबाउट दिस रूट। और मेगास्थनीज इतना तक भी कहता है कि मौर्य काल में मार्ग निर्माण एक महत्वपूर्ण काम था, and there was some specific officer who was associated with the road making, and that was agronomy। वो एक एग्रोनोमी नामक अधिकारी की बात करता है जिसका काम केवल मार्ग का निर्माण करना था। तो ये हो गया आपका मौर्य पीरियड। अब आपको फिर चलना है पोस्ट मौर्य पीरियड में, मौर्योत्तर काल। टाइम पीरियड तो सबका आपको याद ही है, पोस्ट मौर्य पीरियड। अब देखिए, अब सबसे पहले आते हैं कृषि, एग्रीकल्चर। अगर मैं एक सवाल करूं कि मौर्योत्तर काल में यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि लैंड ग्रांट्स स्टार्टेड एंड हियर इनिशिएटिव वाज टेकन बाय सातवाहन किंग्स। माने आप लोगों को पता है कि इस काल में भूमि अनुदान आरंभ हुआ और सातवाहन शासकों ने भूमि अनुदान आरंभ किया। तो मेरा सवाल यह है कि उस काल में जो लैंड ग्रांट्स या भूमि अनुदान आरंभ हुआ है, सो वाज इट गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चर और वाज इट गोइंग टू प्रमोट एग्रीकल्चर? मतलब भूमि अनुदान से कृषि में गिरावट आई या कृषि की प्रगति हुई? अगर गिरावट आई तो 0.1, अगर प्रगति हुई तो 0.2। इफ देयर इज डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर 0.1, इफ देयर इज प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर 0.2। अब 1 और 2 में से टाइप करके आप हमें बताइए कि गिरावट आई या प्रगति हुई। मैक्सिमम 2 है। 2 है, प्रगति हुई। आप लोग समझदार हो, आप वैसे 5 क्वेश्चंस अभी आपने सॉल्व कर दिया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं बेहतर है और आप इसमें गलत नहीं कर सकते थे, मेरा विश्वास है। लेकिन आप कहते हो मैं क्यों क्वेश्चन पूछता हूं, तो एक तो आप मेंटली अलर्ट रहिए, और दूसरा इसलिए भी कि इस बहाने आपसे एक कम्युनिकेशन लाइन भी जुड़े, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम स्टॉपिंग एंड स्टार्ट सम आस्किंग सम क्वेश्चन। तो देखो, ये जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिला। क्यों? क्योंकि देखो, ग्रांटी को जो लैंड ग्रांट दिया जाता था उसमें अधिकांश ग्रांट दिया जाता था सीमावर्ती क्षेत्र में, मैंने इन बॉर्डरिंग रीजन। और बॉर्डरिंग रीजन में क्या होता था, ट्राइबल पॉपुलेशन रहता था, और जो भूमि उनको अनुदान में दी जाती थी, समझ लीजिए, तो वो भूमि अनुदान उनको जैसे लगभग मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, मतलब नियरली 50% ऑफ द लैंड वाज द कल्टिवेटेड लैंड, एंड इन द कल्टिवेटेड लैंड ऑलरेडी द कल्टिवेटर्स और द पेजेंट्स वेर सेटल्ड, एंड 50% लैंड वाज अनकल्टिवेटेड लैंड। तो जो दान ग्रहीता को जो भूमि मिलती थी उसमें 50 लगभग आधी भूमि आबाद होती थी और आधी गैर आबाद होती थी। तो दान ग्रहीता से अपेक्षा की जाती थी कि उसकी जो गैर आबाद भूमि है उसको वो आसपास के जो क्षेत्र में जनजातीय लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, उनकी मदद से इसको आबाद करें। तो इसका मतलब है जो ट्राइबल लोग हैं वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया। देखो, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हिस्ट्री में होना है, आप मेंटली अलर्ट हो जाइए, फिर इसकी चर्चा हम समाज में भी करेंगे। और जब आप राजनीतिक, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, या राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति का चारों का जब कनेक्टिविटी बनाओगे, एक मैंने बताया ना, सर्कल, चारों सर्कल का एक दूसरे से संबंध है, तो फिर आपको चेंजेस की पूरी समझ हो जाएगी। तो यहां पर अब 2 बातें हो रही है। जनजातीय लोग किसान के रूप में ढल रहे हैं, जो दान ग्रहीता है, जो ग्रांटीज है, वो ग्रांटीज ट्राइबल लोगों को किसान के रूप में खींच रहा है। सो देयर वाज द पेजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, पेजेंटाइजेशन ऑफ ट्राइब्स को बोलते हैं। तो ये किसानों का धीरे धीरे जो जनजाति है वो किसान के रूप में ढल रहे हैं। इससे कृषि बढ़ रही है, कृषि का प्रसार हो रहा है। और दूसरी बात है कि एक तरफ जो ट्राइबल लोग हैं वो इनकी गैराबाद भूमि को तो आबाद कर ही रहे, प्लस इनके संपर्क से, जैसे ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु जिनको की ग्रांट दिया गया है इस काल में, तो इन ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क से वो खेती भी सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड सो इट वाज फर्दर लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो कि ट्राइबल पीपल है वो भी कृषि को अपना रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का और भी प्रसार हो रहा है।
तो एक फायदा तो इकोनॉमी में है, दूसरा फायदा राजनीतिक भी है, क्योंकि राजा इन दान ग्रहीता को यानी बौद्ध भिक्षु को और ब्राह्मणों को अगर भूमि अनुदान देता है तो राजा को यह भी उम्मीद है कि यह जब जाएंगे तो हमारी तारीफ करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे, और जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनमें हमारे प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करेंगे। दे विल वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ द रॉयल पावर एंड प्रेस्टीज एमंग द ट्राइबल पीपल। तो उससे हमारे पावर और प्रेस्टीज का ही प्रसार हो रहा है, यह भी फायदा हो रहा है। और एक इसका प्रभाव धर्म पर भी आप देखोगे, जैसे जनजाति लोग हैं, समाज पर भी देखोगे, जैसे जनजाति लोग हैं, तो जनजाति लोग को जब वो खींचेंगे, खेतीहर बनाएंगे, मतलब कल्टीवेटर्स में तब्दील करेंगे, तो ब्राह्मण्स चाहेंगे कि उनको हम वर्ण व्यवस्था में खींच लें, वर्ण में, वर्ना सिस्टम जो इंडियन सोसाइटी का है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, जो वो जनजाति के जो मुखिया होंगे, द ट्राइबल चीफ, सो ही वुड बी टेम्प्टेड टू ज्वाइन वर्ना सिस्टम एंड ही कुड हैव बीन अकॉर्डेड टू अ क्षत्रिय स्टेटस। तो जो जनजाति के मुखिया होंगे उसके हिसाब से रिश्वत के तौर पर उनको क्षत्रिय का दर्जा दे देंगे, और द रेस्ट ऑफ जो ट्राइब्स है उनको शूद्र का दर्जा देकर शूद्र वर्ण का उनको वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लेंगे। तो ये तो समाज पर प्रभाव देखोगे, और धर्म पर भी प्रभाव आप आगे देखोगे कि वो जब आएंगे तो अपने धार्मिक विश्वास, अपने देवता को लेकर आएंगे, और ब्राह्मण चाहेंगे हमारे क्लाइंट बढ़े, तो क्लाइंट बढ़ने के लिए उनको देवताओं को तो स्वीकृत करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेटस देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनके विचारों को भी अपनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उनके संपर्क से धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन आएगा, जो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो ये मैं बताना चाहता हूं फिलहाल कि भूमि अनुदान से एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहा है। फिर इसी काल के एक महत्वपूर्ण स्मृतिकार है, स्मृति लेखक हैं, आपने मनु संहिता का नाम सुना है, तो मनु स्मृति इसी समय लिखा गया है। तो मनु है, देखो अब कई बार जैसे मनु की बात होती है, तो जो बहुत इस काल के लेखक हैं, गुप्त काल में आपको याज्ञवल्क्य की चर्चा मिलेगी, तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये तो यही मनु है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मानव का पूर्वज मनु है वही मनु है। नहीं, यहां मनु कोई व्यक्ति नहीं है, मनु एक संस्था है, ही वाज एन इंस्टीट्यूशन। एंड व्हाट यू नो एज मनु संहिता, सो दैट वाज नॉट कंपाइल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, इट वाज कंपाइल्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, बट इट वाज इन द नेम ऑफ मनु। सो यू कैन नॉट फिक्स अ डेफिनेट आइडेंटिटी टू मनु कि हु वाज मनु, माने आप इस निश्चित नहीं कर सकते कि मनु है कौन। तो मनु संहिता में कहा गया है भूमि उसकी होती है जो उसके घास फूस को साफ कर आबाद करता है। तो मनु संहिता ने एक तरीके से यह फरमाया और यह आदेश जारी किया कि जो व्यक्ति भूमि को आबाद करोगे वो भूमि के मालिक बन जाओगे। तो इस तरह से प्राइवेट पीपल को भी इस बात के लिए इंकरेज किया गया कि वो नए से नए क्षेत्र को कल्टीवेट करें, नए से नए क्षेत्र को आबाद करें, क्योंकि जिन क्षेत्रों को वह आबाद करेंगे वह उस भूमि के मालिक बन जाए। ओके, तो ये हो गया। तो एग्रीकल्चर बढ़ा, अब एग्रीकल्चर बढ़ा तो शिल्पों का फर्दर विकास हुआ। हाँ, एक चीज और भी है, तो ये तो हुआ कृषि को ज्यादा से ज्यादा आबाद किया गया। दूसरी है सिंचाई, इरिगेशन। तो इरिगेशन में यहां दो चीज मैं आपको प्रमाण दूंगा। एक तो अगर मैं पूछूं कि भाई सुदर्शन झील किसने बनाया, तो सीधा आपको कहना है पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ऑफिसर था। ही बिल्ट सुदर्शन लेक, बट सुदर्शन लेक वाज रिपेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसको कौन रिपेयर किया, तो एक इस समय का शक शासक है जिसका नाम है रुद्रदमन। सो रुद्रदमन इज गिवन द क्रेडिट टू हैव रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। जो रुद्रदमन मैंने बताया शक शासक है, उसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। और इसी समय एक नए सिंचाई पद्धति है जिसको कहते हैं अर्घट, दैट वाज कॉल्ड अर्घट। इसको घटी यंत्र बाद में वान भट्ट कहता है। अर्घट है कुएं से पानी खींचने की एक तकनीकी है जिसको अर्घट कहते हो। वो कुएं से पानी खींचने की तकनीकी है जो रस्सी में बहुत सारे कंटेनर बांध दिया जाता है और पेड़ की शाखा से लटका दिया जाता है, और फिर एक एक कंटेनर में पानी नीचे भरता है और वो उसको एक गार्लैंड की माला की तरह वो होता है, और एक के बाद दूसरा बाल्टी निकलता है और बाल्टी नीचे फिर पानी गिरता है। तो दैट वाज कॉल्ड अर्घट। तो इस तरह से इरिगेशन का विकास हुआ। तो अब कृषि जिसमें देखो, कृषि जिस समय अधिशेष देगा उसका सीधा प्रभाव पड़ना है शिल्पों के विकास पर, व्यापार के विकास पर, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में। क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर का एक भाग, एग्रीकल्चर सरप्लस का एक भाग ट्रेड में चला जाता है। जो एग्रीकल्चर सरप्लस है उसका एक भाग ट्रेड में जाएगा, व्यापार में जाएगा। फिर जब लोग एग्रीकल्चर से ज्यादा फ्री होते हैं तो शिल्पों के विकास के लिए काम करते हैं। तो इस काल में आपको मिलिंद पन्हो एक टेक्स्ट है, वो मिलिंद पन्हो मैं आपको बताऊंगा आगे, ये पाली टेक्स्ट है। तो मिलिंद पन्हो में 75 टाइप्स के ऑक्यूपेशन की चर्चा की गई है, और ये 75 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन में जो 60 ऑक्यूपेशंस है, वो 60 जुड़ा हुआ है क्राफ्ट प्रोडक्शन से। इसमें जो 60 ऑक्यूपेशन है, सो 60 ऑक्यूपेशन हैज बीन, ऑक्यूपेशंस हैव बीन एसोसिएटेड विद क्राफ्ट प्रोडक्शन, जिसके 60 के 60 जो ऑक्यूपेशंस हैं वो कहीं ना कहीं क्राफ्ट प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया।
अब आप यहां देखते हो ट्रेड। ट्रेड, तो ट्रेड में आपको सूचना मिलती है कि ट्रेड काफी विकसित है। और उत्तरा पथ का विकास तो पहले आप देख ही चुके हो। उत्तरा पथ के बाद आप दक्षिणा पथ का ही विकास देखोगे। दैट इज कॉल्ड, एक रूट यहां नासिक से जा रही है प्रतिष्ठान की तरफ, एक रूट उज्जैन से आ रही है अमरावती की तरफ, एक रूट यहां पर देखोगे ये जा रही है, ये है अरिकमेडु यहां से कावेरी पट्टनम की तरफ, सॉरी ये है मुजरी से कावेरी पट्टनम की तरफ। तो इस तरह से आप देखोगे कि बहुत सारे रूट दक्षिण भारत में भी है जिनका नाम है दक्षिणा पथ, और उत्तरा पथ तो चल ही रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड में एक रूट है जिसको आज तुम रेशम मार्ग, जिसको चीन, ये चाइनीज इंपायर है और ये रोमन इंपायर है, रोमन इंपायर। ओके, तो एक रूट यहां से डायरेक्ट जाता है मध्य एशिया से होकर, और मध्य एशिया से होकर और तब वो जुड़ता है रोमन इंपायर के साथ। इसको रेशम मार्ग बोलते हैं। इसमें कई मार्ग फूटे हैं, ऐसे 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 कई मार्ग फूटे हैं, तो ये इसको रेशम मार्ग बोलते हैं। दैट वाज द लैंड रूट। तो ये जो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट, इसको सिल्क रूट बोलते हैं। तो ये रूट जो जा रहा है, तो कहोगे इससे भारत का क्या फायदा है, क्योंकि भारत के तो नॉर्थ से निकल जाता है, सेंट्रल एशिया से। तो भारत को इससे फायदा यह है कि जो कुषाणों ने जो साम्राज्य बनाया था, तो कुषाणों का कंट्रोल सिल्क रूट के एक पार्ट पर था। सो इंडिया वाज ड्रॉइंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस सिल्क रूट। तो अभी जो रोमन ट्रेड है वो अपनी पराकाष्ठा पर है, रोम के साथ ट्रेड हो रहा है, और ये ट्रेड दोनों रूट से होता है। सी रूट से देखो, भरौच से ऐसे निकलता है, और इधर जाओगे तो अरब सागर होते हुए चला जाएगा, वो लाल सागर से निकल जाएगा या फारस की खाड़ी से निकल जाएगा, ओसनिक रूट है ये। और अरबियन सी से बंगाल की खाड़ी में भी रूट बना हुआ है। तो बहुत सारे रूट है। और दक्षिण में जो चेर, चोल और पांड्य राज्य है, चेर, पांड्य और चोल राज्य है, ये तीनों स्टेट से जुड़े हुए, और रोमन ट्रेड का फायदा इन्हें भी हो रहा है। और ये जो सातवाहन राज्य आप देख रहे हो, उसमें भरौच और एक है बंदरगाह सोपारा, जिसको सुरपरा का ही बोलते हैं। तो भरौच और सोपारा जो महाराष्ट्र के बंदरगाह, वो सातवाहनों के अधीन है। तो इवन द सातवाहनाज वर बेनिफिटेड द ट्रेड। इस ट्रेड से बहुत सारा बेनिफिट उनको भी मिल रहा है। एक सिंधु नदी के मुहाने पर एक मार्ग है जिसका नाम है बारबरिकम, तो यह भी मार्ग है। तो भारत उस समय बड़ी मात्रा में इस ट्रेड में, तुम देखोगे रोमन ट्रेड में भारत को बहुत फायदा है, क्योंकि भारत इस समय मसाले का बड़ा निर्यातक है, और इंडिया का संबंध साउथ ईस्ट एशिया से भी जुड़ गया है। और साउथ ईस्ट एशिया से अतिरिक्त मसाला मंगाकर, और तब भारत, काली मिर्च तो इंडिया में ही होती है, उसको ब्लैक पेपर कहते हैं। तो ब्लैक पेपर इतना इंपॉर्टेंट था, ब्लैक पेपर, उसको काली मिर्च, कि उसको जो रोमन लोग हैं वो कहते थे यवन प्रिया, मतलब सॉरी, उसको भारत में यवन प्रिया कहा जाता था, क्योंकि रोम में उसकी बहुत ज्यादा मांग थी। फिर आयरन का जो किचन प्रोडक्ट था, किचन प्रोडक्ट उसको आयरन कटलरी कहते हैं, उसकी रोम में मांग थी। फिर सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र की रोम में मांग थी। औषधि की वस्तुएं और मोतियों की रोम में मांग थी। और बदले में रोम भारत को क्या भेजता था, तो बड़ी मात्रा में सोने और चांदी भेजता था। इतनी बड़ी मात्रा में धातु रोम से भारत को आता था कि उस समय का एक रोमन लेखक है, उसका नाम है प्लिनी। तो प्लिनी ने आंसू बहाया है कि हमारे यहां से सारा धन और सारी प्रॉपर्टी छन छन के भारत जा रही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, बुलियन बोलते हैं उस रकम को। तो हमारे यहां से एक बड़ी रकम निकल के हिंदुस्तान जा रही, इंडिया जा रही है। तो ये इस पर रोम ने अपना आंसू बहाया है, सॉरी ये प्लिनी ने। तो इस तरह से उसके बाद सोने और चांदी की धातु के अलावा वहां से शराब का आयात होता था, वाइन, और वाइन एम्फ्रो, वाइन पीने वाला जाम। एक वहां से विशेष प्रकार का मृद भांड, जैसे आप देखते हो ना, मैंने कई प्रकार के जो पॉटरीज बताए हैं, पॉटरी मतलब समझते हो, मृद भांड उसको बोलते हैं, बर्तन मिट्टी के। तो उसी तरह से वहां एक विशेष प्रकार का बर्तन मंगाया जाता था रोम से, जानते हो, उसका नाम था अरेटाइन मृद भांड, यानी अरेटाइन पॉटरीज, अरेटाइन, उसको अरेटाइन मृद भांड या अरेटाइन पॉटरी कहा जाता था। ये भी रोम से आता था। जिस तरह से रोमन व्यापार से हमें बहुत फायदा था, और व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। मुद्रा अर्थव्यवस्था, इसे तुम देखोगे मनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आप देखोगे तो ट्रेड हुआ, और ट्रेड के बाद यहां पर आपको आता है मनी इकोनॉमी, यानी मुद्रा व्यवस्था। जैसे मनी इकोनॉमी, तो मनी इकोनॉमी में तुम देखोगे बहुत तरह के सिक्के हैं, गोल्ड के। तो सबसे प्योर गोल्ड कॉइन किसने बनाया है, कुषाणों ने। किसने बनाया, कुषाणों ने। और कुषाणों का जो गोल्ड कॉइन है उसका नाम जानते हो क्या, उसको बोलते थे दिनार। वो रोमन पैटर्न पर दिनार कॉइन निकाला है, रोमन पैटर्न पर दिनार नामक कॉइन निकाला है कुषाणों ने। शकों ने बड़ी मात्रा में सिल्वर कॉइन जारी किया है, शक ने सिल्वर कॉइन। और सातवाहनों के बारे में तो कहते हैं, गोल्ड का जारी नहीं किया है सातवाहन ने, सातवाहनों ने सिल्वर, चांदी का कॉइन जारी किया है, चांदी का। और सातवाहनों ने कॉपर का, तांबे का, और सातवाहनों ने टीन का भी कॉइन जारी किया है, और शीशे का कॉइन भी जारी किया है, शीशा, ग्लास या लेड का कॉइन भी जारी किया है उसने। शीशे का कॉइन, चांदी का कॉइन, तांबे का कॉइन
टीन का कॉइन, शीशे का कॉइन सभी जारी किया उसने। और नगर, नगर जैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एंशिएंट टाइम में सबसे अधिक मुद्रा किस काल में जारी की गई, तो आप बोलना मौर्योत्तर काल। और कोई अगर पूछे आपको कि टाउन सबसे अधिक किस काल में डेवलप हुआ, तो आप कहिए मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड। सबसे अधिक अर्बनाइजेशन पोस्ट मौर्य पीरियड में डेवलप हुआ, और इसकी वजह थी ट्रेड एंड कॉमर्स का व्यापक विकास। यही है पोस्ट मौर्य पीरियड का। अब हम गुप्ता में चलेंगे। मिस्टर अंकुर, एवरीथिंग ओके? अब आप आइए गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। इशिका पूछें व्हाट इज बलि टैक्स इन मॉडर्न पीरियड? Even in modern period, you can say Bali. Actually, Bali was a voluntary tax, Ishika, during Rig Vedic period. But later it became a compulsory tax. So Bali was just a land tax, you can say. Just like you can say extra tax. Apart from Bhag, Bhaga was the main tax, main land tax. But apart from Bhaga, even Bali was taken as the land tax. And tax on production, agrarian production. गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्ता इकोनॉमी, ये गुप्तन इकोनॉमी। और देखिए एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर गुप्ता पीरियड में बढ़ेगा ही। जो कृषि है वो कृषि बढ़ेगी, कृषि कम नहीं होगी। क्यों? तो भूमि अनुदान जो आपने मौर्योत्तर काल में देखा था, गुप्त काल में और भूमि अनुदान बढ़ेगा। लैंड ग्रांट्स वाज फर्दर इंक्रीज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, land grants would further continue, so land grants had to continue, so agriculture will develop. Apart from agriculture, in fact irrigation, सिंचाई भी बढ़ेगा। इरिगेशन। अब इरिगेशन में क्या है कि आप यहां पर भी ध्यान कर लेना कि जैसे आपको याद होगा कि सुदर्शन झील की मरम्मत सबसे पहले कराई थी, बनाया तो था पुष्यगुप्त ने, लेकिन मरम्मत कराई थी रुद्रदमन ने। तो सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत गुप्त काल में कराई है, और वो गुप्त शासक है, उसका नाम है स्कंदगुप्त। गुप्त शासक जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, हिज नेम वाज स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्त उसका नाम है। तो इसे सिंचाई के विकास पर प्रकाश पड़ता है। उसका नाम निजी व्यक्ति भी सिंचाई के विकास के लिए काम करते हैं। और गुप्त काल में विशेष रूप से तुम देखोगे अमर सिंह का अमरकोश है। अमर सिंह नामक लेखक ने लिखा है अमरकोश। और अमरकोश में गुप्त स्कंद दमन, तो सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत गुप्त काल में कराई है, और वो गुप्त शासक है, उसका नाम है स्कंदगुप्त। तो इसे सिंचाई के विकास पर प्रकाश पड़ता है। उसके अलावा निजी व्यक्ति भी सिंचाई के विकास के लिए काम करते हैं। और गुप्त काल में विशेष रूप से तुम देखोगे अमर सिंह का अमरकोश है। अमर सिंह नामक लेखक ने लिखा है अमरकोश। और अमरकोश में विभिन्न प्रकार के फसल और विभिन्न प्रकार के खेतों की चर्चा मिलती है। और इसी काल की कृति है बृहद संहिता। बृहद संहिता में पता चलता है अनेक प्रकार के फसलों का जिक्र मिलता है। विशेषकर इस काल में जो बागवानी खेती है, बागवानी मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स को विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो एग्रीकल्चर गुप्त काल में बहुत डेवलप्ड अवस्था में है। अब देखते हो क्राफ्ट, शिल्प। तो देखो अब जो क्राफ्ट है वो क्राफ्ट भी विकसित अवस्था में। गुप्त काल में डिफरेंट क्राफ्ट्स की चर्चा मिलती है। वात्सायन का जो कामसूत्र है, कामसूत्र ऑफ वात्सायन, तो वात्सायन के कामसूत्र ऑफ वात्सायन, इसमें 64 प्रकार के क्राफ्ट की बात की गई है। 64 प्रकार के, 64 टाइप्स ऑफ क्राफ्ट। इसमें ज्वेलरी बनाना, आयरन का वर्क करना, इस सब का विशेष महत्व प्राप्त है। क्राफ्ट कितना डेवलप्ड है मैं आपको दिखाऊंगा आगे टेक्नोलॉजी वाले में, कि एक दिल्ली में मेहरौली है जगह, जहां फर्स्ट मध्यकाल की पहला नगर वही है। तो उसमें एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उससे जुड़ा हुआ एक आयरन पिलर मिलता है, लोहे का स्तंभ। और लोहे का स्तंभ देख के दंग रह जाओगे, आज भी उसी तरह से खड़ा है वो, और उतनी मजबूती से ही खड़ा है, आज भी प्योर लोहा झलकता है। तो देखो तकनीकी इतना विकसित है कि उसमें का लोहा आज भी है। एक महात्मा बुद्ध का एक स्टैचू मिला है, एक मूर्ति मिली है, वो मिली है बिहार के सुल्तानगंज से। वो कांसे की बनी हुई, कांसा ब्रॉन्ज की, एंड इट वाज वेटिंग 1 टन। इतना बढ़िया मूर्ति मिली है जो चकित रह जाओगे भाई तकनीकी कितनी विकसित थी। इसके अलावा आप देखोगे जैसे अजंता का चित्र देखोगे, और या कालिदास की रचनाएं देखोगे, तो उससे तुमको पता चलेगा वस्त्र उद्योग जो क्लॉथ मेकिंग है, दैट वाज वेरी डेवलप्ड। मथुरा क्लॉथ मेकिंग का केंद्र था, मंदसौर केंद्र था,
दासपुरा केंद्र था, कामरूप केंद्र था, दे वर द इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर क्लॉथ प्रोडक्शन। तो इस तरह से उसका भी फर्नीचर का भी डेवलप, शिल्प कई तरह के थे और अच्छी अवस्था में थे। अब देखते हो शिल्प के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं व्यापार, ट्रेड। तो देखो ट्रेड भी बेहतर अवस्था में। अब देखो इसमें क्या है कि हमने, आपको याद होगा कि हमने अभी अभी चर्चा की है यहां पर रोमन ट्रेड का। तो पहले भारत का जो व्यापार है, जैसे गुप्त काल में तुम देखोगे तो मैंने क्या कहा कि व्यापार प्राचीन काल में सबसे अधिक हम मौर्योत्तर काल को या पोस्ट मौर्य पीरियड को श्रेय क्यों देते हैं, इसकी वजह बताता हूं। देखो जैसे वैदिक काल से बुद्ध काल में ट्रेड बढ़ा, बुद्ध काल से मौर्य काल में ट्रेड बढ़ा, और मौर्य से मौर्योत्तर में ऐसे बढ़ा। अब क्या हुआ कि पोस्ट मौर्य पीरियड के अंत में जो वेस्टर्न रोमन इंपायर है, जो कि पहले जो रोमन व्यापार होता था वो वेस्टर्न रोमन इंपायर से होता था, तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य से जो भारत का व्यापार था वो बड़ा बेहतर अवस्था में था पोस्ट मौर्य पीरियड में, जो रेशम मार्ग से आपको मैंने बताया। क्या हुआ इसी बीच की 3rd सेंचुरी में रोमन इंपायर के नॉर्थ में जर्मन आक्रमणकारी जर्मन लोग रहते थे, तो जर्मन लोगों ने इन पर निरंतर आक्रमण करना शुरू कर दिया, द कॉन्टिन्यूअस इन्वेजन। तो जब जर्मन लोगों ने इन पर काफी आक्रमण किया तो क्या हुआ कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया, माने वेस्टर्न रोमन इंपायर वाइडली डिस्टर्ब्ड। तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस दिस वेस्टर्न रोमन इंपायर मेड अ मेजर कर्टेलमेंट इन द इंपोर्टेबल आइटम्स फ्रॉम इंडिया। तो रोमन इंपायर खुद परेशान हो गया तो भारत से वस्तुओं को मंगाना कम कर दिया, तो जो रोमन ट्रेड है उसका डिक्लाइन हुआ। तो कुछ नगरों का पतन जस्ट शुरू हुआ था, जैसे आर्य शर्मा कहते हैं, लेकिन तभी थैंक्स गॉड रोमन साम्राज्य दो थे, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य थे, दूसरा था पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसको कहते हैं ईस्टर्न रोमन इंपायर। और ईस्टर्न रोमन इंपायर के लिए एक और नाम आता है बिजेंटाइन इंपायर या बिजेंटियन इंपायर। तभी गुप्त काल में उत्तर भारत यानी भारत का संबंध बिजेंटियन साम्राज्य के साथ व्यापार में जुड़ गया, व्यापार में बिजेंटियन साम्राज्य के साथ संबंध जुड़ गया, और जो नगरों का पतन था गुप्त काल के पूर्वार्ध में रुक गया, और गुप्त काल के पूर्वार्ध में यानी फर्स्ट हाफ ऑफ गुप्ता पीरियड में समृद्धि बनी रही। तो फर्स्ट हाफ ऑफ गुप्ता पीरियड में समृद्धि बनी रही, और इसी क्रम में मैं पहले समृद्धि बता देता हूं, और ट्रेड अच्छी अवस्था में रहा। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने रेशम मार्ग देखा, यहां चाइना से जो रोमन साम्राज्य को जोड़ता था, पहले वेस्टर्न रोमन इंपायर का वेस्टर्न रोमन इंपायर को, या रेशम मार्ग जा रहा है अभी भी। लेकिन फर्क यह है कि पहले जब पोस्ट मौर्य पीरियड में थे तो रेशम मार्ग जो चाइना से जो पहले जो जाता था उसमें मसाले बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम था। अब क्या है कि गुप्ता पीरियड में जो इंडिया से जो निर्यात होने वाला, जो कि इंडिया भी रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब इंडिया कैसे जुड़ा हुआ है, तो देखो मैंने उत्तरा पथ आपको बताया, जैसे देखो जैसे मैंने आपको बताया पेशावर है, ओके। तो पेशावर से आप आ गए तक्षशिला, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच तक्षशिला है, तक्षशिला से आ गए लाहौर, लाहौर से सियालकोट होते हुए आ गए मथुरा, और मथुरा से ये रूट चला गया श्रावस्ती, श्रावस्ती से चला गया बनारस, और बनारस से चला आया पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति, और एक रूट यहां से निकला तो यही उज्जैन को टच किया, उज्जैन को टच करके भौरच आ गया। तो अब जो यही रूट है यही उत्तरापथ है। तो आगे क्या हुआ कि जो पेशावर वाला रूट जो यहां तुम देख रहे हो, ये आगे जुड़ गया बैक्टीरिया से, जिसमें आपको याद होगा शक्कों में मैंने बैक्टीरिया बताया था, ऑक्सस नदी के उत्तर में है, और इसी बैक्टीरिया जो था रेशम मार्ग पर था। तो भारत डायरेक्ट लैंड रूट से भी रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था और सी रूट से भी जुड़ा हुआ था। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जो एक्सपोर्टेबल था इस समय वो रेशम था। तो गुप्त काल के पूर्वार्ध में समृद्धि बनी रही, हालांकि मौर्योत्तर काल की तुलना में आपको गुप्त काल में मुद्रा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम दिखेगा। जैसे गुप्त काल में अगर कहोगे मनी इकोनॉमी, तो मनी इकोनॉमी में मुद्रा, तो सबसे अधिक मुद्रा अर्थव्यवस्था, सबसे अधिक जो जारी किए गए इस काल में सोने के सिक्के, और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, फिर चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के भी सोने के सिक्के हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी हैं। लेकिन चांदी का सिक्का अगर गुप्त शासक में कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहले हु इशूड सिल्वर कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू हैव टू गिव द नेम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब कोरिलेट कर रहे हो ना, कोरिलेट कर रहे हो ना, मैंने शकों के विरुद्ध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो कॉन्क्वेस्ट बताया था, जो विजय बताई थी, तो विजय तो शायद आपने याद रखा होगा। तो जब वो शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हाँ तुम क्यों नहीं माइक चेंज करते हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब बताया था, तो उसी क्रम में आप देखते हो कि सबसे अधिक जब उसने शकों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए थे पहली बार, सिल्वर कॉइन्स। और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लगातार सिल्वर कॉइन्स उसके बाद चलाया, और तांबे के सिक्के कम चले हैं इस काल में। एक रामगुप्त जो आपको बताया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बड़ा भाई था, ध्रुव स्वानी वाली कथा बताई थी, उसके कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं, और कुछ विदिशा में, और कुछ सिक्के
तांबे के चलाने का श्रेय कुमारगुप्त प्रथम को है। कुमारगुप्त फर्स्ट को तो आप जानते हो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी है, तो उसको कुछ कॉपर कॉइन चलाने का क्रेडिट है, अदरवाइज नहीं है, तो कम चले हैं। अगर कोई आपसे, कुमारगुप्त फर्स्ट को तो आप जानते हो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी है, तो उसको कुछ कॉपर कॉइन चलाने का क्रेडिट है, अदरवाइज नहीं है, तो कम चले हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे एंशिएंट इंडिया में सबसे अधिक गोल्ड कॉइन्स किसने चलाया, तो कहना गुप्त शासक। देखो, सबसे अधिक कॉइन्स पोस्ट मौर्य पीरियड, कंफ्यूज मत करना, और सबसे अधिक गोल्ड कॉइन्स गुप्ता से। हाँ, ये बात जरूर है कि गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन्स है उतने प्योर नहीं है जितना कुशाना के हैं। प्योरिटी कुशाना के कॉइन्स की ज्यादा है, लेकिन नंबर्स गुप्ता के कॉइन्स की ज्यादा है। ओके, अब बात आती है नगरीकरण पर। तो नगरीकरण में हुआ ऐसा कि जैसे आर्य शर्मा बताते हैं कि गुप्त काल के पूर्वार्ध में तो नगरों का उत्थान होता रहा और नगर अच्छी स्थिति में थे। जैसे उसी समय फाहियान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, तो वो सेंट्रल इंडिया, मध्य देश की समृद्धि की काफी चर्चा की है, पाटलिपुत्र की समृद्धि की और पाटलिपुत्र नगर की चर्चा की है। और वात्सायन एक लेखक है, तो वात्सायन, कौटिल्य कहीं शायद दूसरा नाम वात्सायन मतलब कहते हैं लोग। तो वात्सायन का जो कामसूत्र है, वो वात्सायन के काम सूत्र में आपको समृद्ध नगरीय जीवन का जिक्र मिलता है। इसका मतलब नगरीय जीवन उन्नत अवस्था में थी। लेकिन 6ठी सदी के मध्य में आकर आर्य शर्मा कहते हैं कि व्यापार को धक्का लगा। संभवतः कारण क्या था, तो पहले क्या था कि जो चीनी साम्राज्य था वह पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको मैंने कहा ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बिजेंटाइन एम्पायर को, बिजेंटियन साम्राज्य को, वहां से रेशम का निर्यात करता था, रेशम यानी सिल्क। और उस ट्रेड में, जो सिल्क ट्रेड था, उसमें इंडिया एक इंटरमीडिएरी की भूमिका निभाता था, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। लेकिन फिर उसमें अब व्यवधान आ गया। व्यवधान आने की वजह यह थी कि उसी समय संभवतः रोमन साम्राज्य के व्यापारियों ने चीन से रेशम पालने वाले कीड़े चुरा कर ले गए। सिल्क वॉर, दे स्टॉल अवे सिल्क वॉर एंड दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस देयर ओन सिल्क। अब व्यवधान आ गया। व्यवधान आने की वजह यह थी कि उसी समय संभवतः रोमन साम्राज्य के व्यापारियों ने चीन से रेशम पालने वाले कीड़े चुरा कर ले गए। सिल्क वॉर, दे स्टॉल अवे सिल्क वॉर एंड दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस देयर ओन सिल्क। सो वंस दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस देयर ओन सिल्क, सो दे मेड अ मेजर कर्टेलमेंट इन द इंपोर्ट ऑफ सिल्क। तो इससे सिल्क व्यापार को धक्का लगा और इससे भारत के व्यापार को भी धक्का लगा। तो गुप्त काल के सेकेंड हाफ में ट्रेड के डिक्लाइन की परिकल्पना आर्य शर्मा ने की है। हालांकि अब देखो, नए नए जो शोध हुए हैं, नए रिसर्च हुए हैं और न्यू लाइट ऑफ हिस्टोग्राफी आई है, उसमें तो इस धारणा को चुनौती दी गई है। लेकिन ये सब ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, आप लोगों को उससे कोई खास लेना देना नहीं। आप फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। तो गुप्त काल की इकोनॉमी पर मुझे इतनी चीजें आपको बतानी थी। अब चलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। ओके है मिस्टर अंकुर? Yes. गुप्तोत्तर काल। पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब देखो, पोस्ट गुप्ता पीरियड में सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर, कृषि। तो देखो, कृषि का अगर आप हमको डायग्राम बनाने के लिए कहोगे, मैं आपको बताता हूं, पूरे एंशिएंट का मैं बता देता हूं। एंशिएंट का कहोगे तो मेडिवल तक भी चला जाऊंगा। तो देखो, एग्रीकल्चर वैदिक पीरियड, मैं ऊपर बढ़ा रहा हूं, बुद्धा एज, मौर्य पीरियड आगे बढ़ेगा, पोस्ट मौर्य पीरियड आगे बढ़ेगा, गुप्ता पीरियड आगे बढ़ेगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी उत्तर गुप्तोत्तर काल आगे बढ़ेगा। एग्रीकल्चर डेवलप ही करता जाएगा। अर्ली मिडिवल एज आगे बढ़ेगा। जब तुर्क लोग आएंगे, सल्तनत पार्ट 3 पर मैं आऊंगा, तो सल्तनत आगे बढ़ेगा, मुगल आगे बढ़ेगा, ब्रिटिश डिक्लाइन थोड़ा डिक्लाइन होगा। और 19th सेंचुरी तक, अर्ली 20th सेंचुरी तक डिक्लाइन होता जाएगा एग्रीकल्चर का। फिर 20वीं सदी से एग्रीकल्चर ऐसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा और तब वह आकर आजादी मिलेगी। आजादी से के बाद हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन होते होते एग्रीकल्चर अब ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसे गिरेगा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। तो इस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर आगे ही बढ़ेगा। भूमि अनुदान है, सिंचाई का विकास है, यानी सिंचाई के रूप में अर्घट की सूचना मिलती है। बाणभट्ट एक घटी यंत्र की बात करता है जो सिंचाई के विकास की बात करता है। लैंड ग्रांट से भूमि अनुदान है, तो कृषि को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो विशेषकर आप देखोगे तो जो गुप्तोत्तर पीरियड है, पोस्ट गुप्ता पीरियड है, वो कृषि के विकास के दृष्टि से अभूतपूर्व विकास का काल है। दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। और इरिगेशन का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वानभट्ट एक घटी यंत्र की बात करता है। अर्घट नामक सिंचाई का यंत्र है, तो अर्घट को उससे सिंचाई की जाती है।
अर्घट में आप घबराना मत, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो, कल्पना करो कि पेड़ की एक शाखा है, उसमें आप एक रोप गार्लैंड में रस्सी का माला बना दो, उसमें 20-25 उसमें कंटेनर पानी का बांध दो। एक आदमी रस्सी ऐसे खींचेगा, दूसरा ऐसे ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ खींचेंगे, और फिर क्या होगा, एक के बाद दूसरा वहां जो कंटेनर है वो पानी में मतलब डूबेगा, और उसमें पानी वाटर भर से भर जाएगा, ऊपर आता जाएगा और नीचे गिरता जाएगा क्यारी में, जहां से खेत में सिंचाई के लिए जाएगा, और फिर दूसरा कंटेनर आएगा, फिर तीसरा कंटेनर, इस तरह से माले की तरह वो घूमता रहेगा। इसी को अर्घट बोलते थे, और इसी को घटी यंत्र कहा। अर्घट्टा को वान भट्ट ने, जो लेखक है हर्षवर्धन के काल का वान भट्ट, उसने इसको कहा है घटी यंत्र। घटी यंत्र, तो इरिगेशन का विकास हुआ। लेकिन माय स्टूडेंट्स, जो ट्रेड का डिक्लाइन आपने गुप्तोत्तर काल में देखा था, वो डिक्लाइन चलता रहेगा, ऐसे जा रहा है नीचे। और मुद्राओं की बेहद कमी पड़ गई, आर्य शर्मा बोलते हैं, और मुद्राओं की कमी हुई तो नगरों का भी पतन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोग्राफी ऑफ आर्य शर्मा, दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर बट डिक्लाइन इन ट्रेड, मनी इकोनॉमी एंड अर्बनाइजेशन। यह काल ऐसा है जहां शिल्पों का पतन हुआ, व्यापार का पतन हुआ, और मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। तो ये बताते हैं। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हो आप अर्ली मिडिवल एज, पूर्व मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, अर्ली मिडिवल इकोनॉमी। अब देखिए, अर्ली मिडिवल इकोनॉमी में आप आ गए। अब इसमें फिर कृषि पर आई, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अब कृषि में आप एग्रीकल्चर में आइए और इसको देखने का प्रयत्न करिए। तो एग्रीकल्चर का फिर एक्सटेंशन, विस्तार। अब लैंड ग्रांट्स है, तो नए नए क्षेत्र आबाद हो रहे हैं, सिंचाई का विकास हो रहा है। अब तो निजी व्यक्ति भी सिंचाई के विकास के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से तुम देखते हो कि ग्रेजुअली देयर वाज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर वाज एक्सटेंडिंग डे बाय डे, देयर वाज नो लिमिट टू एग्रीकल्चर। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हो, तो एक तरफ एग्रीकल्चर का तो एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ट्रेड का क्या है, व्यापार का क्या है, तो जिसको तुम अर्ली मिडिवल एज कहते हो, जानते हो कि आपको 750 से 1200 पीरियड का काल है, 1200 ईस्वी। तो व्यापार जो ट्रेड है उसको दो चरणों में बांटा जाता है प्राय। एक चरण है 750 से 1000। ये चरण फेज ऑफ डिक्लाइन है। फेज ऑफ डिक्लाइन मतलब आपको बताया जाता है कि ये पतन का काल है। मैं समझा देता हूं, पतन का काल है। पतन का काल मतलब आर्य शर्मा की हिस्टोग्राफी यह कहती है कि जो गुप्त काल के अंत में आपने देखा जो व्यापार का पतन हुआ, गुप्तोत्तर काल में पतन होता गया, और पूर्व मध्य काल के पूर्वार्ध में यानी 750 से 1000 ईस्वी तक वो पतन का ही काल था। लेकिन 1000 ईस्वी के बाद फिर एक बार ये काल है 1000 to 1200। तो इस चरण में रिवाइवल ऑफ ट्रेड, मतलब फिर व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। तो व्यापार का पुनरुत्थान इस काल में क्यों हुआ? वो कहते हैं कि इस काल में व्यापार का पुनरुत्थान इसलिए हुआ कि पश्चिम एशिया में एक बड़ा अरब साम्राज्य कायम हो गया। सो देयर वाज द फाउंडेशन ऑफ अ बिग अरेबियन एम्पायर, एंड दिस अरेबियन एम्पायर इंटेंसिफाइड द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। जो अरब साम्राज्य एक बार फिर वह भारतीय वस्तुओं को खरीदना शुरू किया, उसकी मांग बढ़ा दी, और जैसे ही भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी तो फिर एक्सटर्नल ट्रेड डेवलप हुआ। उसी समय आंतरिक व्यापार की भी प्रगति हुई, क्योंकि उसमें भी मांग बढ़ गई, और आंतरिक व्यापार का जिस समय पुनरुत्थान हुआ तो मुद्रा अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो गई, मनी इकोनॉमी फिर एक बार पुनर्जीवित हो गई, और नगरों का पुनरुत्थान होने लगा। तो आर्य शर्मा की हिस्टोग्राफी के अनुसार कि फर्स्ट हाफ में डिक्लाइन और सेकेंड हाफ में प्रगति। तो यही आपको पूर्व मध्यकाल तक का इकोनॉमी का चेंज है। अब आपको क्या है कि मैंने मैटर तो देखो दे ही रखा है, ये तो मैं आपको इसीलिए जो मैं इसमें रिस्क नहीं लेता, और मैं मान के चलता हूं कि देखिए ये बुध काल का है। तो इकोनॉमी यहां से आप मौर्य काल, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश,
देखो गुप्त काल, ये सबको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। पोस्ट गुप्ता, अर्ली मिडेवल, बस यहां तक आप रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल कनेक्टिविटी बन जाएगी और प्रत्येक दिन आपको 20 मिनट सोचने पर देना है। 20-25 मिनट्स पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तब एक पीरियड को दूसरे पीरियड से लिंक करना है। एंड यू आर सपोज टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर। तो फिर जब पूरा एरिया हो जाएगा पार्ट 2 का, तो फिर एक से दूसरे के चेंज को जोड़कर सोचना है। और जब पार्ट 2 आपका हो जाएगा, अभी तो कल्चर वगैरह बहुत बचा हुआ है, कल मैं आपको मैटर, मिस्टर अंकुर, इनको सोसाइटी का मैटर मिलना चाहिए। कल सामाजिक परिवर्तन आपको बताऊंगा। आज मैंने आर्थिक परिवर्तन बताया, अब कल मैं सामाजिक परिवर्तन आपको बताऊंगा। कल नहीं, मंडे को मैं आपको, कल मैटर लेकिन कल ही मैं भिजवा दूंगा, आप लोग देख लेना। मैटर में कल ही भिजवा दूंगा। मैटर कल आप डाउनलोड कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों इसी तरह से। नहीं, वो तो अलग अलग, मैटर तो अलग अलग जाता है ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों तरह का रहेगा। जिसको जो डाउनलोड करना है कर लेना, और मैं इसी तरह फिर इस मैटर को लाऊंगा। ओके सर, दिव्या पूछ रही है सर, व्हाट आर द्रोण वापा एंड कुल्य वापा? कुल्य बापा एंड द्रोण बापा, दिव्या, दैट वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। द्रोण वापा एंड कुल्य बापा, दैट वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। Okay, so leave it here. I'll see you on Monday. Thank you very much, my friends. I'll see you. Good night.